बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को कि क्या चीज़ होती है, ये किस तरह से अटेन होती है। कहते हैं कि इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट, कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन को रिएक्टेंट के मिक्सचर से जो है ना स्टार्ट किया जाए। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है? जो दोनों डायरेक्शन में कैरी आउट हो सकता है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एट द सेम टाइम वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि उसको स्टार्ट अब उस वक्त कर रहे हो कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको ले रहे हो, बस प्रोडक्ट्स अभी कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त क्या होगा? द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। वो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में तब चलता है जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हों। तो जब प्रोडक्ट्स ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होंगे? यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं चलेगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन इनफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर बिल्ट अप, कि जब थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा? दे रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स इन रिवर्स रिएक्शन। वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन करके दोबारा क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स पैदा करेंगे। द रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग, ये रिएक्शन चलता रहेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते रहेंगे, यहाँ तक कि until the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of backward direction, के दोनों के रेट्स यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो तादाद विच विल डिसअपेयर, जो डिसअपेयर हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से, यानी कि वो रिएक्टेंट्स जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, डिसअपेयर हो गए, फिर becomes equal to the number of reactant molecules which will form as a result of reverse reaction, के उन रिएक्टेंट के नंबर के बराबर हो जाएगी कि जो रिवर्स रिएक्शन के नतीजे में बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स की वो तादाद जो डिसअपेयर हो रही थी फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से, यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, वो तादाद बराबर हो जाएगी रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तादाद के, यानी कि रिवर्स रिएक्शन जो होगा उसमें जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल दोबारा बन रहे होंगे वो फिर उनके बराबर हो जाएगी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में यूज हो रहे थे। आई समझ? देन द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के लिए भी यही सच होगा, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट की तादाद बन रही थी उतना रिवर्स रिएक्शन की वजह से वो डिसअपेयर हो रही होगी। तो क्या होगा? जितना प्रोडक्ट जो है बन रहा होगा उतना ही यूज़ हो रहा होगा, और जो जितने रिएक्टेंट्स हैं बन रहे होंगे उतने ही वो रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ना यूज़ हो रहे होंगे। एट दिस स्टेज, इस स्टेज को क्या कहेंगे? द रिएक्शन इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इट अपेयर्स एज इफ नथिंग इज गोइंग ऑन द रिएक्शन वेसल। इसमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन वेसल जो है जिसमें रिएक्शन हो रहा होता है उसमें अब कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि स्टिल ऐसे लगता है वो स्टैटिक हो गया है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना यूज़ हो रहा होता है, जितना रिएक्टेंट बन रहे होते हैं उतना यूज़ हो रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि रुक गया, बस यहीं पे ही ख़त्म है। As the concentration of the both reactants and the product molecule do not undergo any change in this state, उसमें कोई तब्दीली ही नहीं आ रही होती, दोनों की concentration जो है ना वो जितना होती है उतना ही रह रही होती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। Since the reaction did not cease at this stage, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन रुक गया है, वो इसलिए लग रहा होता है ऐसा कि रुका हुआ है क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, तो ऐसे लगता है कि वो रुका हुआ है, लेकिन दरअसल वो रुका हुआ नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। रेदर इट कीप्स ऑन गोइंग इन बोथ डायरेक्शन, वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है। इस स्टेट को क्या कहा जाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है।
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स दोनों ही रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रह रही होती है। अब इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल आर अवेलेबल इन थर सिंध। सिंध का जो डेजर्ट है थर, उसमें जो है ना कोयले के बहुत बड़े ज़खायर हैं। दिस कोल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो है ना बिजली पैदा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। When the coal is made to react with the steam, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम क्या होती है, भाप यानी कि पानी के बुखारात, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा होती हैं। अब क्या होगा, दीज प्रोडक्ट्स देन रिएक्ट बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन कॉल्ड कैटालिटिक मिथेनेशन टू यील्ड मीथेन। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, फिर ये क्या बना देते हैं, मीथेन और वाटर। देन क्या होता है, यही जो मीथेन और वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोबारा रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन सेटअप हो जाता है। ऊपर उसने ये उसकी रिएक्शन भी बताया हुआ है, जो कार्बन यानी कि कोयला और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, जो कि क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, इन दोनों को मिला के ना वाटर गैस कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने याद रखना है कि वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं कि इलेबोरेट एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड बिटवीन द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक ऐसी स्टेट की मिसाल दो जो कि वाटर की तीनों ही फिजिकल स्टेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो, यानी कि वाटर जो है ना सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लिक्विड में भी और गैस में भी कन्वर्ट हो रहा हो, लेकिन इन तीनों के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। अब ऐसा कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको आप क्लोज कंटेनर में रखते हो। अगर आप इसको कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि बंद फ्रिज जो होता है उसमें ऐसे हो सकता है। आइस मेल्ट्स टू वाटर, आइस जो है ना वाटर में क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। वाटर फ्रीजेस टू आइस, देन वही जो वाटर मेल्ट होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। वाइल वाटर वेपर्स वाटर इवेपोरेट्स टू वेपर, इसमें उसी वक्त क्या हो रहा होता है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एवेपोरेशन कैसे हो सकती है, तो एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी एवेपोरेशन होती है, यानी कि वाटर एवेपोरेट हो सकता है, होता है बल्कि। तो क्या होगा, वाटर एवेपोरेट होगा वेपर्स में, और यही वेपर्स उसी वक्त क्या हो रहे होंगे, कंडेंस भी हो रहे होंगे। इसमें कंडेंस का क्या मतलब होता है, वाटर में दोबारा कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन जो होता है ना, किसी गैस का वाटर में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना जो होता है ना, कंडेंसेशन कहलाता है। सो द अमाउंट स्टे कांस्टेंट, और इस वक्त क्या होता है, ये सबकी जो अमाउंट होती है वो कांस्टेंट रह रही होती है, तो उस स्टेट को क्या कहेंगे हम, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जो कि एग्जिस्ट करेगी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 यानी कि इज अ कलरलेस गैस, ये एक कलरलेस गैस है। इट स्लोली चेंजेस टू ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये जो हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रेडिक्ट हाउ कलर ऑफ द मिक्सचर विल चेंज if N2O4 is kept in the sealed flask at 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसने यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं इक्वेशन भी बना के दिया है। कहता है कि अगर आप इसको N2O4 को एक कंटेनर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर रख दो और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा उसका कलर कौन सा रहेगा। तब आप देखो तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और इसको आप बंद कंटेनर में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो है N2O4 ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और उसी वक्त जो है ना NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही होगी इसके अंदर, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के अंदर, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो है ना
डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा, तो जब वो स्टेट अचीव होगी तब उसके बाद रिएक्शन ने कहीं भी नहीं जाना। तो वो कौन सी स्टेट होगी जिसमें आधा जो होगा, आधी कंसंट्रेशन जो होगी इसकी होगी NO2 की, और आधी कंसंट्रेशन इसकी होगी N2O4 की। तो तब क्या होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगी, तब क्या होगा, इसका ब्राउन कलर और इसका कलरलेस होना दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ये जो ब्राउन कलर है ये लाइट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका आंसर कि इफ N2O4 इज केप्ट इन क्लोज फ्लास्क द कलर विल चेंज टू द लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन स्टे दैट वे, और इसी तरह ही रहेगा बिकॉज द डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म्स बिटवीन N2O4 एंड NO2, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है, कहता है कि द टाइम अ रिएक्शन विल टेक टू अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन की नेचर पर डिपेंड करती है एंड द कंडीशंस एट विच द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन इज फॉर्म्ड, और उन कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है जो कि उस रिएक्शन को कैरी आउट करवा रहे होते हैं। अब नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो उसके रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टिव हैं भी सही या नहीं है, वो हाईली रिएक्टिव हैं या फिर उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो है। अगर तो हाईली रिएक्टिव हैं तो वो जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है रिएक्टेंट्स तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वो यही कह रहा है कि उसका जो रेट होता है रिएक्शन का उसकी नेचर पर डिपेंड करता है और साथ ही इन कंडीशंस पर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसके अलावा अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दो तो उसके रेट में भी फ़र्क आ जाता है, यानी कि रेट जो है ना वो फास्ट हो जाता है। For a dynamic equilibrium to be set up, the rate of the forward reaction must be equal to the rate of backward reaction. इक्विलिब्रियम के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए वो कह रहा है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शंस होती हैं उनका रेट बराबर होना ज़रूरी होता है। दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली, ये फ़ौरन नहीं हो जाता कि आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया और फ़ौरन ही आपको जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट भी हासिल हो गई, नहीं, बल्कि उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ये फिर रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि उसके रिएक्टेंट्स हाईली रिएक्टिव हैं या नहीं है। एंड फॉर वेरी स्लो रिएक्शन, और बहुत स्लो रिएक्शन जो होते हैं इसके लिए इट में टेक्स ईयर्स, इस स्टेट को अचीव करने के लिए वो कह रहा है कि सालों भी लग सकते हैं। Both the rate of formation and the decomposition of ammonia are reasonably fast at 400 degree Celsius in the presence of catalyst. तो कह रहा है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो एमोनिया की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन का हमने पीछे भी इसको ये रिएक्शन देखा था, ये जो प्रोसेस है वो कह रहा है कि रीजनेबली फास्ट होता है, यानी कि तेज़ है बाकियों की निस्बत। This reaction will reach the equilibrium state within the minutes after the start of reaction. जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है ये जल्द ही जो है ना मिनट्स के अंदर ये इक्विलिब्रियम की हालत को अचीव कर लेता है। ये रहा इसका रिएक्शन के जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है ना हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और हमें एमोनिया गैस देती है, और साथ ही जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है यही एमोनिया वापस डिकम्पोज होता है इसकी तरफ, यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूटता है। तो यही कह रहा है कि ये जो हालत है, ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है जिसमें एमोनिया जो है ना इसके अंदर डिकम्पोज भी हो रहा होता है और बन भी रहा होता है, ये फ्यू मिनट्स के अंदर भी हासिल हो जाती है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट्स जो है ना हाईली रिएक्टिव हैं और इसका प्रोडक्ट भी है वो भी जल्दी से कन्वर्ट हो सकता है अपने रिएक्टेंट्स में। नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई थी उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन टेक्स 4 to 5 सेकेंड्स टू रीच एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो H2O का मॉलिक्यूल है इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है या फिर फॉर्मेशन ऑफ H2O है, ये भी वो कह रहा है कि 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट को हासिल कर लेता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।